आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हिजबुल्लाह और अमाल मूवमेंट ने लेबनानी जमीन पर इजरायली मौजूदगी को बताया नाकाबिले मंजूर। सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस ने जॉर्डन और मिस्र के लीडर को इनफॉर्मल मीटिंग के लिए बुलाया। ईरानी सुप्रीम लीडर और कतर के अमीर की मुलाकात। आयतुल्लाह खामनेई ने रख दी एक बड़ी डिमांड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माना पुतिन के पास यूक्रेन जंग में है अपर हैंड, कॉन्फ्लिक्ट को समेटना चाहता है अमेरिका। गजा के लोगों में छाई खुशी, हैवी मशीन्स की एंट्री हुई शुरू। उधर हमास ने 4 इजरायली होस्टेजेस की बॉडी सौंपी। कई तस्वीरों में छुपे कई इशारे देखिए आगे। और सऊदी अरब की करेंसी रियाल को मिला सिंबल, किंग सलमान ने दिया अप्रूवल। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज है 20 फरवरी 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। हिजबुल्लाह और अमाल मूवमेंट का इजरायली मौजूदगी पर एतराज सामने आया है। अमाल मूवमेंट, हिजबुल्लाह दोनों का ब्लॉक है पॉलिटिक्स में लेबनान में। लेबनान के हिजबुल्लाह और अमाल मूवमेंट के लीडर्स ने साउथ लेबनान में इजरायली मौजूदगी को काबिल कबूल ना होने वाला करार दिया। ये बात साउथ लेबनान में हुई एक मीटिंग के दौरान कही गई। हिजबुल्लाह और अमाल मूवमेंट ने लेबनीज एयर स्पेस और टेरिटरी वायलेशंस की मुखालफत भी की। इस बयान में ये कहा गया कि ये वायलेशंस लेबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी हैं और इनका फौरन रुकना जरूरी है। अब इस बयान के बाद आगे क्या हो सकता है? अगर इसराइल अपनी वायलेशंस जारी रखता है तो हिजबुल्लाह और अमाल मूवमेंट का रिस्पांस अग्रेसिव भी हो सकता है। लेबनान और इसराइल के दरमियान टेंशन्स बढ़ने का खतरा है जो एक नए कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि तय मुद्दत के बाद भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान की जमीन को पूरी तरह नहीं छोड़ा है, कुछ इलाकों को कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से अब टेंशन्स बढ़ रही हैं। हम भी बढ़ते हैं आगे, मोरक्को की बात करते हैं। मोरक्को के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन बीसीआईजे ने एक बहुत बड़े टेररिस्ट प्लॉट को नाकाम बना दिया है। ये प्लॉट आईसिस के एक सीनियर लीडर ने साहिल रीजन यानी कि अफ्रीका से डायरेक्ट कमीशन किया था। एक लार्ज स्केल ऑपरेशन के साथ 9 शहरों में छापे मारे गए जिसमें 18 से 40 साल की उम्र के 12 लोग गिरफ्तार किए गए। ये सब आईसिस के लिए काम करने की कसम खा चुके हैं और खतरनाक टेररिस्ट अटैक्स भी प्लान कर रहे थे, लेकिन इन्हें धर दबोचा गया। अब इनकी जिंदगी जेल की कालकोठरी में बीतेगी। मोरक्कन अथॉरिटीज और सिक्योरिटी एजेंसीज अब इस मैटर की गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं ताकि इस पूरे नेक्सस की जड़ तक पहुंचा जा सके। यह ऑपरेशन मोरक्को की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आप लोग सोचेंगे कि मैं कौन सी खबरें दे रहा हूं। हेडलाइन में हर खबर नहीं होती, पहले उन खबरों को ले रहा हूं जो अक्सर पीछे छूट जाती हैं नीचे होने की वजह से। आगे सारी और भी बड़ी अहम खबरें हैं जो हेडलाइंस में थी, जो नहीं थी वो भी। एमबीएस ने एक मीटिंग बुलाई है और इजराइल तक इससे हलचल मच गई है। मैंने इजरायली अखबार में भी इस आर्टिकल को पढ़ा, लेकिन क्या है खबर सुनिए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एमबीएस ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी कंट्रीज और जॉर्डन और इजिप्ट के लीडर्स को रियाद में एक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए दावत दी है। इनफॉर्मल, इट्स नॉट अ फॉर्मल मीटिंग। ये मीटिंग जुमे को होगी और इसका मकसद रीजनल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बेहतर बनाना है। ऐसी मीटिंग्स पहले भी होती रही हैं जो अरब लीडर्स के दरमियान डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन मजबूत करती हैं, लेकिन अभी जो मौसम है वो कुछ और है। जीसीसी कंट्रीज, जॉर्डन और इजिप्ट के दरमियान सिक्योरिटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल अफेयर्स पर बातचीत होगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि ट्रंप के गजा प्लान को कमजोर करना और फिलिस्तीन के मुस्तकबिल का खाका खींचना ही इस मीटिंग का असल मकसद है। वरना जीसीसी के साथ इजिप्ट और जॉर्डन का नाम अलग से क्यों रखा जाता या लिया जाता, और लिखा भी जा रहा है अलग से। और यही वो दोनों मुल्क हैं, इजिप्ट और जॉर्डन, जहां ट्रंप गजा के लोगों को भेजना चाहते हैं। समझ रहे हैं? रियाद में होने वाली ये मीटिंग 4 मार्च को इजिप्ट में होने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरब समिट का एक हिस्सा है। इस मीटिंग में जो भी जॉइंट अरब एक्शन या डिसीजन होगा वो इजिप्ट समिट का एजेंडे का हिस्सा बनेगा। बात ईरान की। आयतुल्लाह खामनेई और कतर के अमीर की तेहरान में मुलाकात हुई और ये मुलाकात काफ़ी चर्चा में है। ईरान के लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा है कि हमसाया ममालिक यानी कि पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात मजबूत करना ईरान की डेफिनेट पॉलिसी है, साफ वाज़ेह है बिल्कुल। ये बयान तेहरान में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात के दौरान दिया गया। ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी हमसाया ममालिक से ताल्लुकात बढ़ाने पर फोकस किया है। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि ईरान और कतर के दरमियान जो आज मुआहदे हुए हैं उनसे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। कुछ बायलैटरल
डिसीजंस हुए, कुछ व्यापार के जो है वो मुआहदे हुए, एग्रीमेंट्स हुए, डील्स वगैरह हुई, इन सब को लेकर खामनेई साहब ने कहा हम उस पर जा सकते थे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बातें यहाँ थी जो आगे बताने जा रहा हूँ। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कहा कि ईरान कतर को एक दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता रखने वाला मुल्क समझता है, मगर कुछ अनरिजॉल्व्ड मसाइल अभी भी हैं। $6 बिलियन की बात आई बीच में। कौन से $6 बिलियन? $6 बिलियन के ईरानियन फंड्स जो यूएस यानी अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से पहले साउथ कोरिया में फ्रीज कर दिए गए थे, सितंबर 2023 में कतर बैंक को ट्रांसफर हुए, मगर अभी तक ईरान को वो वापस नहीं मिले हैं। अली खामेनी ने अमेरिका को इस एग्रीमेंट का मुखालिफ करार दिया और कतर से ये कहा कि वॉशिंगटन के प्रेशर को अपने ऊपर लिए बगैर, उसके प्रेशर में आए बगैर ईरान के एसेट्स जो $6 बिलियन के वो वापस कर दिए जाएं। कतर से कह रहे हैं अमेरिका को बाईपास करो, हमें हमारा पैसा दो। ये बहुत बड़ी डिमांड थी, कैसे करें? कतर के अमीर ने इस मीटिंग के दौरान ईरान की फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट की तारीफ की और इस हवाले से ईरान की पोजीशन की हिमायत भी की। अब वो $6 बिलियन देंगे नहीं देंगे पता नहीं, आगे क्या हो सकता है। ईरान और कतर के दरमियान इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं। ईरान अपने फ्रोजन फंड्स रिकवर करने के लिए कतर और दूसरी डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कर सकता है। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर भी दोनों लीडर्स ने बात की है, जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक अहम मकाम हो सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा है कि रशिया के पास यूक्रेन पीस टॉक्स का एडवांटेज है, यानी रशिया थोड़ा मजबूत हालत में है, रशिया का अपर हैंड है इस पूरे मामले में जो बातचीत चल रही है जंग रोकने की और अमन लाने की। क्यों? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स में फायदा उठाने की पोजीशन में है, क्योंकि उसने यूक्रेन की टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा यानी यूक्रेनी जमीनों का एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया है। तो वो जब छोड़ेगा कुछ नहीं छोड़ेगा, तो अपर हैंड तो है इसका। ट्रंप ने कहा मुझे लगता है रशिया जंग खत्म करना चाहता है, मगर उनके पास अपर हैंड है क्योंकि उसने काफी जमीन कब्जा ली है। तो जाहिर सी बात है रूस जंग खत्म भी करेगा तो अपनी शर्त पर करेगा, ये कहना चाह रहे हैं ट्रंप। यूक्रेन पर इल्जाम और जेलेंस्की की इलेक्शन कॉल, ये दोनों भी ट्रंप के बयान की बड़ी खास चीजें रहीं। ट्रंप ने यूक्रेन को जंग शुरू करने का जिम्मेदार करार दिया और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की पर तनकीद भी की। उन्होंने यूक्रेन को नए इलेक्शंस करवाने का मशवरा दिया, कहा कि अब बहुत दिन हो गए लाला, बोरिया बिस्तर समेटो, इलेक्शन से आते हो तो आओ, वरना यूक्रेन नया प्रेसिडेंट देखेगा, जो हम कह रहे हैं। सऊदी अरब को अपनी करेंसी रियाल का एक नया सिंबल मिल गया, ये है अगली खबर, और ये है वो सिंबल, ऐसे करके बीच में डंडा और नीचे जेर। तो आप समझिए ये रियाल का सिंबल है, जैसे हमारे रुपए का बन गया था ना, यूं करके रा करके और बीच में दो वो, जैसे डॉलर है ऐसे करके और ये पता नहीं क्या है, पाउंड का अपना है ये सब। तो अब हर मुल्क अपनी करेंसी का एक सिंबल बना रहा है। किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया ने ये सिंबल अप्रूव कर दिया है। अरब न्यूज़ ने बताया है अब रियाल का सिंबल ये होगा, हर नोट और सिक्के पर छपा होगा और डिजिटली जब आप कहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सिंबल बन के आएगा सऊदी रियाल की जगह। पहले SAR लिख कर आता था सऊदी अरब रियाल, तो ये जो है वो बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। अगर आप इन्हें दूसरी जगहों पर देखें तो इनके बीच इमारतें खड़ी करके इधर से उधर तक दिखाया जा रहा है। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं आगे। सर एक नई चीज़ थी, एक बड़ी चीज़ थी जो कि सऊदी अरब में हमारे जो है हमारे मुल्क के, हमारे हमसाया ममालिक के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, म्यांमार के, भूटान के, बहुत सी जगह से हमारे वीडियो जहाँ देखते हैं दोस्त, वो लोग भी, उनके लोग भी वहाँ काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके इसको लेकर बड़ी वो रही होगी कि अच्छा क्यूरोसिटी क्या सिंबल आया है, तो हमने कहा दिखाएं। हमास हैंड्स ओवर बॉडीज ऑफ 4 इजरायली कैप्टिव्स अंडर गजा सीज़फायर, ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। चूंकि हमने पिछले वीडियो में इसे सर फहरिस्त रखा था तो हमने कहा कि हम वहीं से शुरू नहीं करेंगे वरना दुनिया की दूसरी खबरें रह जाएंगी। तो आज 4 होस्टेजेस की बॉडी गई हैं वापस। ये वो स्टेज था, नेतन्याहू को वैम्पायर की तरह दिखाया था और दिखाया था ये जो 4 होस्टेजेस मरे हैं ये नेतन्याहू के इशारे पर बमबारी की वजह से ही मरे हैं, हमास ने नहीं मारा। ये लोग पहुंच गए, छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे थे,
بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور بڑے بھی، عورت انہوں نے بھی کیا کیا تھا. دیکھیے انسان کی طرح آپ کا دین ہم سب سوچنے کی اجازت دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ بچے جو گئے وہ اسرائیلی بمباری میں گئے. حماس کا کہنا ہے، اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے انہیں مارا ہے. فی الحال آج ان کی باڈیز اسرائیل پہنچیں تو وہاں بڑا ماحول جو ہے غمگین ہو گیا. اس سے جڑی ہوئی ہم ایک دو تصویریں آپ کو بعد میں دکھائیں، اس سے پہلے ہم آپ کو غزہ کے لوگوں کی خوشی کا سبب دکھا دیتے ہیں. آج غزہ کے لوگ بڑے خوش ہوئے، اور آج یہ مشینز جو ہیں، ہیوی مشینز آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ہیوی مشینز، یہ ہیوی بلڈوزرز ایجپٹ کا جھنڈا لگے ہوئے نارتھ غزہ تک پہنچ گئے جہاں سب سے زیادہ بربادی ہے. اب وہاں پر یہ ملبہ ہٹائیں گے، ان کے نیچے جو لوگ بھی دبے ہوئے ہیں، جو ان کے ریمننٹس ہیں، وہ نکالے جائیں گے، انہیں عزت سے دفنایا جائے گا. ملبہ ہٹے گا تو پھر گھر سے پھر سے تعمیر ہو سکیں گے. یہ مشینیں رکی ہوئی تھیں، فرسٹ فیز کے تحت ہی انہیں بھیجا جانا تھا، اسرائیل نے روک دیا تھا. بڑے پریشر کے بعد اب یہ ریلیز کی گئی ہیں. اب جو ایڈمنسٹریشن ہے غزہ کا، وہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اب ملبہ وغیرہ ہٹائے گا. لیکن ایک اسرائیل کی اچھی خبریں جو ان کی ہر وقت تعریف کرنے والا ایک سینٹر ہے، اوپن سورس سینٹر، ان کی زبان اس مشین کو لے کر دیکھیے. انہوں نے کہا کہ ایجپٹ اور قطر کا جو پلان ہے ٹرمپ کے غزہ پلان کو انڈرمائن کرنے کے لیے، وہ شروع ہو چکا ہے. ٹرمپ کے مخالف جو پلان تھا ایجپٹ اور جارڈن کا، وہ شروع ہو چکا ہے عمل میں آنا، اور ہیوی ایکوپمنٹس جو ہیں وہ غزہ پہنچ رہے ہیں ملبہ ہٹانے کے لیے. اس کی تیسری لائن کہتی ہے، اٹس اے ریئل شیم اسرائیل از allowing this to happen, big mistake. وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے شرمناک بات ہے کہ اسرائیل اسے ہونے کی اجازت دے رہا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. مطلب یہ کہہ رہا ہے ایسا مت ہونے دو، ملبہ مت ہٹنے دو، ان کی زندگی پٹری پر مت آنے دو. یہ ان کا مطالبہ ہے. خیر، جب یہ ہینڈ اوور ہو رہا تھا تب ایک کسی نے، ہم آپ کو ایک اسکرین شاٹ ہی دکھا رہے ہیں کیونکہ اس میں الجزیرہ کا ویڈیو ہے، ہم کسی کا نہیں چلا سکتے، اور بس ہم بلر کر دے رہے ہیں اسے. اسکرین شاٹ ہے، اور بس اب آپ اوپر آئیے، لینگویج پڑھ لیجئے. آج دراصل جب ہینڈ اوور کی گئے ہوسٹیجز کی باڈی تو انہیں کالے تابوت میں لایا گیا تھا، لیکن ریڈ کراس سوسائٹی نے ایک اچھی بات کی کہ انہوں نے اسے وائٹ کفن سے ڈھک دیا یا چادر سے ڈھک دیا، تابوتوں کو بلیک نہیں رہنے دیا. لیکن لوگ سپریس نیوز جیسے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک کر دی آج، لیکن جب فلسطینیوں کی باڈی اسرائیلی جیلوں سے لا کر اتاری گئی تھی، یہی ریڈ کراس والے لائے تھے، تب وہ نیلے بیگز میں لائے تھے، تب وہ وائٹ یاد نہیں رہا تھا. یہ الگ الگ دونوں کو احترام دینا یہ ریڈ کراس کب سے کرنے لگا؟ تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا تصویروں میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں، کئی اشارے. ایک بہت بڑا گڈھا آپ دیکھ رہے ہوں گے اگلی تصویر میں. یہ کچھ نیوز نے شیئر کیا ہے، جو ان کا عربی ہینڈل ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب آئی ڈی ایف نے یہاں پر گراؤنڈ اٹیک شروع کیا تھا اس علاقے میں خان یونس کے، تو اتنا بڑا گڈھا کھودا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں، دو اسکرین شاٹ میں دیکھیے، دور سے دیکھیے کتنا بڑا ہے، اور پھر آپ اس کی گہرائی دیکھ رہے ہوں گے کتنا بڑا گڈھا ہے. تو یہ اتنا گہرا گڈھا بتایا کھودا گیا تاکہ وہ انہیں یہ پتا تھا کہ یہاں پر ہوسٹیجز کی باڈیز ہمارے حملے سے یہیں پر دفن ہو گئی ہیں، تو وہ نکالنا چاہتے تھے، انہیں نہیں ملی. لیکن آج اسی جگہ کو حماس کے القسام بریگیڈ نے خان یونس میں چنا ان 4 ہوسٹیجز کی باڈی ہینڈ اوور کرنے کے لیے. یہ کہتے ہیں یہ سائیکولوجیکل وار ہے. اوپن سورس نے بھی ایک دکھایا کہ کیسے ہوسٹیجز کو ہینڈ اوور کرتے وقت یہ غم کا موقع تھا، لیکن پھر بھی فلسطینی اوپر چھت پر بیٹھے ہوئے اس منظر کو دیکھتے ہوئے حقہ پی رہے تھے. وہ کیا کرتے؟ کیا وہ روئیں گے؟ کیا اسرائیلی ان کے لیے روئیں گے؟ یہ تو دونوں ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ اسے شیم فل بتا رہے ہیں کہ وہ حقہ پی رہا تھا، ارے وہ اپنے برباد گھر پر بیٹھا ہوا تھا. اس طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں، سمجھ رہے ہم. فی الحال اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.